तो बच्चे रहेंगे. I mean, Parth would be too young to fight Supriya Sule. Let's go across to our old friend from um, the Congress, head of the slum cell of Mumbai, Mr. राजहंस, सुरेश चंद्र राजहंस जी इस वक्त हमारे साथ हैं. सुरेश चंद्र राजहंस जी नमस्कार. नमस्कार सर. नमस्कार. नमस्कार. सुरेश चंद्र राजहंस जी नमस्कार. सुरेश चंद्र राजहंस जी, ये खबर आ रही है बार बार कांग्रेस के सूत्रों की तरफ से, और ये प्रियंका गांधी जी ने बोला भी है, एग्जैक्टली वैसे नहीं बोला लेकिन घुमा फिरा के बोला है. राहुल गांधी जी ने भी बोला है कि अगर भारतीय जनता पार्टी आ जाती है, एक तो संविधान को बदलेंगे और संविधान में सबसे पहले आरक्षण जो है वो खत्म करने वाले. ऐसा कुछ है क्या सर? सर, आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी या प्रियंका गांधी जी ने ऐसा स्पष्ट रूप से नहीं कहा है. जी, स्पष्ट रूप से नहीं कहा है जी. हाँ, लेकिन संविधान बदलने की जो बातें हैं ना, वो कांग्रेस पार्टी नहीं करती है, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेता करते हैं जी. आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव के प्रचारों में कई इनके उम्मीदवार, महाराष्ट्र के पंकजा मुंडे से लेके हेगड़े को लेकर कई सारे नेता अलग अलग अपने चुनावी रैलियों में लोगों को संबोधित करते समय कहते हैं कि हमें भारतीय जनता पार्टी को इस बार 400 पार होना है, क्योंकि हमें संविधान बदलना है, संविधान में अलग अलग चेंजेस लाने हैं. इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, संविधान ने इस देश के जनता को, स्पेशली दलित समाज को, अल्पसंख्यक समाज को जो अधिकार दिए हैं, बराबरी का जो दर्जा दिया है, उस दर्जा को खत्म करना चाहते हैं. साथ ही साथ आरक्षण ने, ये संविधान ने आरक्षण का जो प्रोविजन किया है, जिसके कारण जो पिछड़ा समाज है आज क्वालिटी लाइफ जी रहा है और समाज की मुख्य धारा में आने का काम हो रहा है, उसको वो खत्म करना चाहते हैं. You know, सुरेश चंद्र राजन जी, बीजेपी का टैगलाइन क्लियर कट है. वो सब जगह गांव गांव जाके ये बोले, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे. राम मंदिर, सूर्य तिलक, राम नवमी के दिन जो माथे पर पड़ा राम लल्ला जी के, तो वो 500 साल के, मोदी जी बोलो 500 साल के बाद ऐतिहासिक एक इवेंट देखा पूरे देश ने. आगे जाके मोदी जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने ना केवल राम भगवान का अपमान किया, वो कृष्ण भगवान का भी अपमान किया है. मोदी जी द्वारका पूजा किए अंडर वाटर, पानी के नीचे, तो अंडर वाटर जब पूजा किए तभी भी राहुल गांधी जी ने आलोचना किया कि ये कैसा पूजा है जो पानी के भीतर करते. तो ये आप मोदी जी क्लियर कट एक संदेश दे रहे हैं पूरे देश को कि वही घमंडिया गठबंधन सनातन धर्म के खिलाफ है, भगवान राम के खिलाफ है, भगवान कृष्ण के खिलाफ है. क्या ये संदेश इलेक्टोरेट एक्सेप्ट करेगा सुरेश चंद्र राजन जी? प्रदीप जी, आपने देखा होगा कि आज बिल्कुल सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी आज सब जगह को पोस्टर आप देख रहे होंगे, मुंबई में भी हम लोग दे रहे हैं आज, जिसका हम लोगों ने, मैंने आज खुद इलेक्शन कमीशन के पास कंप्लेंट किया है पीयूष गोयल और नरेंद्र मोदी के खिलाफ, क्योंकि इन्होंने बार बार ये कह रहे हैं कि जिन्होंने राम को लाया है उसको फिर से लाना है. मतलब इलेक्शन में ये लोग जाति और भगवान के नाम से वोट मांगने का काम कर रहा है. ये इलेक्शन कमीशन ने जो गाइडलाइन दी है उसका ब्रीचेस है, उसके खिलाफ ये देखो मैंने आज इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट किया है. ये मैंने उनके और उनको प्रूफ भी दिए हैं कि मुंबई में जहां इन्होंने मेट्रो रेलवे स्टेशन के बाजू में, जहां पे श्री राम के चरणों में नरेंद्र मोदी झुके हुए दिखते हैं और उनके बाजू में पीयूष गोयल जो उत्तर मुंबई से भाजपा के प्रत्याशी है, वो वहां पे बोलते हैं कि फिर से हमको नरेंद्र मोदी जी को लाना है, या मोदी एक बार फिर एक बार, ऐसा इस तरह का नारा वो देते हैं. तो मुझे ऐसे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की ये पुरानी आदत है सर. ये लोग, लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन कोई एक्शन लेगी इस पर? क्योंकि पहले भी आप लोगों ने, कांग्रेस ने 2019 में भी इस प्रकार की शिकायत की थी कि फौज के नाम पर, फौज के शहीदों के नाम पर, जो पुलवामा में शहीद हुए थे उनके नाम पर भी वोट मांगे गए, लेकिन उसकी हियरिंग ही नहीं हुई इलेक्शन कमीशन द्वारा. राजू जी, ऐसा है कि देखो, इस देश के संविधान में हमें सबसे बड़ा जो हथियार दिया है ना, वो हमारा कानून है. और उस कानून के हिसाब से हम लोग, इन्होंने जो ब्रीचेस किए हैं,
जो गलती किया है वो इलेक्शन कमीशन के सामने लाना हमारा कर्तव्य है और हम उसके ऊपर आवाज उठा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार महाराष्ट्र में नहीं बल्कि देश भर में ये अलग अलग जगहों पर श्री राम का नारा लगाकर, श्री राम के फोटो लगाकर लोगों को भावनिक अपील करने का काम कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन, जब तक इस देश में संविधान है, इस देश में लोकतंत्र है, तब तक हमें उम्मीद करते हैं, क्योंकि हम संविधान के ऊपर भरोसा करने वाले लोग हैं, इस देश के लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, तो हमें उम्मीद है कि ये ब्रीचेस किए हैं, उनके प्रूफ हमारे पास है। हमने आज वो सारा इलेक्शन कमीशन को मेल किया है, बाय हैंड भी उनके ऑफिस में दिया है, तो उसके ऊपर जरूर कार्रवाई करेंगे। उम्मीद करते हैं करेंगे, क्योंकि धर्म के नाम पर वोट मांगना क्लियर कट वायलेशन है मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का, उसमें कोई दो राय नहीं है। और मुझे अभी तक याद है आदरणीय सम्मानीय मनोहर जोशी साहब को इलेक्शन कमीशन ने सस्पेंड किया था कुछ सालों के लिए, अभी तक याद है मुझे, क्योंकि उन्होंने धर्म के नाम पर वोट मांगे थे। पुरानी बात है, 1991 की बात है, जहाँ तक मुझे याद है। सर, ये जो लेटर है ना, इस लेटर में हम लोगों ने स्पेसिफिक इलेक्शन कमीशन को लिखा है कि ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का ब्रीचेस है, इसके अंतर्गत आप पीयूष गोयल को उम्मीदवारी से बर्खास्त कीजिए, ये हमारी मांग है। और उसके साथ साथ देश में देखो, जहाँ जहाँ नरेंद्र मोदी के फोटो लगे हुए हैं वो भी ब्रीचेस है सर, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी एक देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ वो एक प्रत्याशी है, भारतीय जनता पार्टी के एक उम्मीदवार है वाराणसी से, वो भी इस तरह का वायलेंस नहीं कर सकते, उनके खिलाफ भी एक्शन लेनी चाहिए सर। राइट। सुरेश चंद्र राजन जी, मोदी जी का कहना है जहां मोदी जी के कार्य कुशलता देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन को देखिए, जो लोग आतंक के सप्लायर थे पाकिस्तान के, इन्होंने का जिक्र करते हुए आतंकवाद के सप्लायर थे, आज मोदी जी ने उनको आटे का सप्लाई से वंचित किया, आटा नहीं मिल रहा पूरे पाकिस्तान में। ये मोदी जी का नेतृत्व है। मोदी जी का कहना है, बोले आपने हमेशा सॉफ्ट ऑन टेररिज्म पे सॉफ्ट थे, आप रेड टेरर यानी नक्सलाइट के मामले में भी आप बहुत सॉफ्ट थे, आप मदद करते थे उनके। ये मोदी जी का आरोप है, टेरर एंड रेड टेरर। बोले अभी जो नक्सलाइट्स करीबन 29 नक्सलाइट्स को मारे, वहां पर भी कांग्रेस ने आलोचना की है सरकार का। मोदी जी का कहना ये क्लियर कट दिख रहा है, टेरर और रेड टेरर में कांग्रेस का समर्थन था, कांग्रेस सॉफ्ट था और कांग्रेस सपोर्ट करते थे। ये देश के हित में ठीक नहीं है। सुरेश चंद्र राजन जी। प्रदीप जी, आज देश में ना भारतीय लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं, ये पाकिस्तान लोकसभा के या कनाडा या चाइना लोकसभा के इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। आज आप देश के जनता के सामने लोकसभा प्रचार में जाते हैं तो लोगों के संबंधी जो प्रश्न है उसके ऊपर बात कीजिए। आज इस देश की जनता बेरोजगारी से जूझ रही है, महंगाई से जूझ रही है सर, अपना दैनंदिन जीवन गुजारने के लिए संघर्ष कर रही है। और लोग ऐसे सिचुएशन में पॉलिटिकल पार्टियों से उम्मीद करते हैं कि वो लोग उनके संबंधित जुड़े सवालों के ऊपर बात करें, उनको वहां से कोप अप करने के लिए आप क्या दे सकते हैं वो लोगों के सामने प्लान लेके जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोगों को बेरोजगारी हो, महंगाई हो, अच्छा आरोग्य हो, अच्छी शिक्षा हो, इसके ऊपर बात करने के बजाय अच्छे रास्ते हो लोगों को। आज मराठवाड़ा में सर देश के प्रधानमंत्री गए थे, वहां पे वो बात कर रहे थे, लेकिन देखो सबसे पहले आश्चर्य की बात है, जिस अशोक चौहान के ऊपर देश के प्रधानमंत्री ने आदर्श घोटाले के आरोप लगाए, उसके ऊपर आलोचना की, उस अशोक चौहान को बाजू में लेके देश के प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के ऊपर हमला करते हैं, महाराष्ट्र के नेताओं के खिलाफ बातें करते हैं। ये सर बहुत ही चिंताजनक बात है सर। प्रधानमंत्री को अगर यहाँ पे आते हैं तो पाकिस्तान के आटे की बात नहीं करनी चाहिए। इस मराठवाड़ा में वहाँ पे लोगों के पीने के लिए पानी नहीं है सर, आज टैंकर से पानी जा रहा है, लोगों को पीने की पानी की असुविधा है, उसके ऊपर बात करनी चाहिए। इस महाराष्ट्र में, इस देश में लोगों को खाने के लिए आटा नहीं मिल रहा है, उनको आटा कैसे दे सकते हैं, इसके ऊपर बात करनी चाहिए। ऐसा ना करते समय ये क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, चीन की बात करते हैं, कनाडा की बात करते हैं, सऊदी अरेबिया की बात करते हैं, लेकिन मणिपुर जल रहा है उसके ऊपर बात नहीं करते सर। मणिपुर में तो चुनाव हो रहा है। मैं वही बोल रहा हूँ सर, ये देश के लोगों की जो समस्या है ना उसके ऊपर बात नहीं करेंगे सर, क्योंकि उनको मालूम है इन्होंने लोगों के लिए कुछ काम किया नहीं है। इसके ऊपर बात करेंगे तो लोग उनको मारना शुरू करेंगे, भगाना शुरू करेंगे।
इसके कारण ये राष्ट्रवाद लेकिन और अगर जाति आपकी धर्म के नाम पर बात, बात मैं करते कहता हैं। हूं, अगर आपकी बात जो आप बोल रहे हैं 25% भी सच है, मैं ये नहीं कह रहा हूं 100% सच है, अगर मान लीजिए जो आप कह रहे हैं वो 25% भी सच है, तो फिर तो राहुल गांधी जी की बात बिल्कुल ठीक होने वाली है। वो कहते हैं कि 400 पार तो छोड़िए, बीजेपी 150 पार नहीं होगी, ऐसा बोल रहे हैं। सर, इससे 8 दिन पहले अपना इसी टीवी डिबेट शो में मैंने आपको कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को 180 के आसपास सीटें आएगी सर, उनका सब मिला, क्योंकि साउथ में तो पूरी तरह से साफ है सर। नॉर्थ में भी आधे से ज्यादा स्टेट में वो अलग अलग पार्टी के लोग हैं जो इंडिया के साथ खड़े हैं। तो अब वो तो ये कह रहे हैं उनका कि साउथ में, तमिलनाडु में उनकी 10 या 12 सीटें आने वाली हैं, केरल में 20 सीटों में से 10 सीटें लेके जाएंगे, आंध्र प्रदेश में जहां पे पिछली बार 0 आई थी वहां 15 आएंगी इस बार, ऐसा बोल रहे हैं। सपना और देख- कर्नाटक में फिर रिपीट होगा 2019 वाला जो सिनेरियो था, जहां पर आपको सिर्फ एक सीट मिली थी, बाकी सीटें कांग्रेस जीत के आई थी। सर, आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रक्रिया, ये चुनाव की जो कैंपेनिंग देखी है, वहां पे महाराष्ट्र की बातें बताता हूँ। ऐसे जगहों पे जहां जहां बीजेपी के या उनके साथ शिंदे हो, अजित पवार गुट के बड़े बड़ी सभाएं हुई, उन सभाओं में लोगों का प्रतिशत कितना रहा है? आधे से ज्यादा कुर्सियां खाली रहती है सर। लोग इनके पार्टी प्रचार के टेम्पो गांव में जाते हैं तो उनको भगाते, गाली गलौज कर रहे, मार रहे हैं। ये लोगों के बीच में इनके खिलाफ जो संताप है, जो नफरत है, वो उबल कर सामने आ रहे हैं और इनको रियलाइज हुआ है सर। इसलिए ये लोग डर रहे हैं और आज लोगों में एक माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। अब की बार 400 पार, अब हमको 400 पार जाना है क्योंकि हमें संविधान बदलना है, इस तरह की बातें ये लोगों को कर रहे हैं। और साथ में ये कह रहे हैं कि जहां तक आपका सवाल है, आपका जो मैनिफेस्टो है, कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, वो तो प्रेरित है मुस्लिम लीग से, ऐसा बोल रहे हैं सर आपके बारे में। भारतीय जनता पार्टी को दूसरा आता है क्या कुछ? वो किसी भी चीज को जाति, धर्म या आपके कास्ट क्लास के ऊपर लेके आते हैं। जी, हमने ऐसा कभी कहा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने ये किसी जाति या धर्म के साथ उनका मैनिफेस्टो जुड़ा है। हम लोग यही कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर सचमुच 10 साल में लोगों के लिए काम किया, लोगों के विकास के लिए काम किया, तो वो सारी बातें उनको अपने घोषणा पत्र में डालनी चाहिए थे। या अगले क्या कर सकते हैं उसके ऊपर, वो क्यों 2 करोड़ रोजगार की बात नहीं करते हैं? क्यों वो 15 लाख खाते में डालने की बात नहीं करते हैं? उन्होंने कहा था ना ये लोगों को, ये डालने दीजिए। हमारा कहना है कि उन्होंने पिछले 10 साल में जो जो कमिटमेंट इस देश के नागरिकों की वो फुलफिल नहीं कर पाए, ये सारी चीजें उनको इन घोषणा पत्र में डालना चाहिए था, लेकिन वो तो डाल सुरेश चंद्र राजन जी, प्रैक्टिकल नहीं है। और कांग्रेस का जो न्याय पत्र है, कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है, वो प्रैक्टिकल है सर। देश के लोगों के साथ डिस्कस करने के बाद, आपको मालूम है, ऐसा आपका कहना है, मानते हैं। नहीं, राजू जी, आपको एक बात बताता हूं। भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र बना, उस घोषणा पत्र में आपने देखा होगा कि 15 दिन पहले घोषणा पत्र के लिए एक कमेटी बनती है और 15 दिन के बाद घोषणा पत्र रिलीज किया जाता है सर। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा पत्र, न्याय पत्र बना, उस न्याय पत्र को हम लोग ने बनाने के लिए देश के हर एक वर्ग, हर एक जाति, हर एक राज्य में जाकर वहां पे स्टडी करके, रिसर्च करके, लोगों की जो डिमांड है, लोगों का लाइफ इंप्रूवमेंट करने के लिए उस स्टेट की परिभाषा क्या है, वहां का ये सब देखने के बाद हम लोग आगे आए सर। जी, मानते हैं। अच्छा सुरेश चंद्र राजन जी, ये देखें, बिहार में पिछली बार एनडीए को, यानी भारतीय जनता पार्टी और उनके घटक दल को 39 सीटें मिली थी, 39, एक सीट हारे थे बस वो। मध्य प्रदेश में 29 में से 28, कर्नाटक में 28 में से 26, गुजरात में 26 में से 26, राजस्थान में 25 में से 25, झारखंड में 14 में से 12, छत्तीसगढ़ में 11 में से 9, हरियाणा में 10 में से 10, दिल्ली में 7 में से 7, उसके अलावा हिमाचल प्रदेश में 4 में से 4, गोवा में 2 में से 2, जम्मू में 2 में से 2। तो सर वो तो कह रहे हैं कि इस बार वही ऐसा ही रिजल्ट रहेगा, 100%। जहां पे हम लोग जीते हैं, इस बार 100% जीतेंगे। बस इतना जरूर है कि उत्तर प्रदेश की जो 80 सीटें हैं, इस बार हम पूरी 80 जीतेंगे, पिछली बार 64 जीते थे, ऐसा उनका कहना है। भारतीय जनता पार्टी तो सर, ये तो आपने कुछ राज्यों के बारे में बताया जी, लेकिन ओवरऑल ये तो जब बात करते हैं तो ये तो 400 पार की बात करते हैं। और आज 400 पार की बात आपने ये भी देखा होगा, बिहार से एक चाचू जो इनके साथ भाग गए हैं,
नीतीश कुमार, जी। उन्होंने तो 4000 की भी बात कर रहे हो तो जी 4000 आएंगी। जी हाँ। हाँ, मतलब ये देखो ये कौन सी दुनिया में रहते हैं ये लोग। और जिस तरह से आपने बिहार हो या हिंदी भाषी के राज्य है ना, यहाँ पे अभी इंडिया गठबंधन की रैलियां हो रही, सभा हो रही है, वहां पे लोगों का प्रतिसाद देखने के बाद ना कोई भी इस तरह की बातें के ऊपर भरोसा नहीं करेगा। और हमें सर पूरी उम्मीद है, जिस तरह का माहौल हिंदी भाषक राज्यों में है या साउथ में है, यहाँ पे ना भारतीय जनता पार्टी को जी। ज्यादा प्रतिसाद नहीं मिलेगा। और जो फिगर आप गिना रहे हैं उसमें और एक्चुअल फिगर में जमीन आसमान का फर्क होगा सर। क्योंकि अगर मेरा ये कहना है, मेरी मेरी पूरी बात सुन लें, मेरा ये कहना है कि अगर बीजेपी ये परफॉर्मेंस रिपीट नहीं करती है तो फिर तो मेजॉरिटी भी नहीं आती है। फिर मेजॉरिटी कहां से आएगी? 150 180 के पास रहने के बाद सर किधर मेजॉरिटी आएगी सर? तो इसका मतलब क्या हुआ? महाराष्ट्र में कितनी आएंगी? पिछली बार 41 आई थी इनकी एनडीए की। सर महाराष्ट्र में जो सर्वे रिपोर्ट आ रहे हैं या जी। जो ये फिगर्स आ रहे हैं ना, उससे हमें है तब महाविकास आघाड़ी या इंडिया गठबंधन को 36 से लेकर 38 तक की सीटें मिलने के चांसेस है। बट सुरेश चंद्र राजन जी, हम लोग यही चाहते हैं कि आपसे बात करें। कोंकण में जो उद्धव ठाकरे जी का बैशन था, वो कोंकण में दीपक केसरकर, नारायण राणे, एकनाथ शिंदे ठाणे से बाहर, उदय सामंत बाहर, ये सब शिवसेना के उद्धव ठाकरे जी के अहम ये था प्लेयर, वो सब आज बीजेपी के साथ है। कोंकण तो ये हालत है। पश्चिम महाराष्ट्र शरद पवार साहब को एंगेज करके रखा बारामती में, सुप्रिया सुले वैसे सुनेत्रा पवार, और पवार साहब पूरे उलझ गए बारामती और पश्चिम महाराष्ट्र में। और पश्चिम महाराष्ट्र में अलग अलग मराठवाड़ा में अशोक चौहान जी हैं, वो पूरे इस तरफ आ गए, उनके साथ जितने घटक दल है वो आ गए। आप विदर्भ में देखेंगे प्रकाश अंबेडकर जी पूरे विदर्भ में खड़ा कर रहे कैंडिडेट्स, मायावती सेपरेट कैंडिडेट्स खड़ा कर रही है। तो दलित वोट, पिछड़े वोट, वो पूरे जो आपके बैस्टन थे, आपके पास आने वाले थे, वो बिखर कर तो कहाँ नॉर्थ महाराष्ट्र में एकनाथ खड़से जी वापस चले गए बीजेपी के पास। तो कहां वो गणित बनता है? वो हम लोग चाहते हैं कि कुछ गणित बने, कहां पर बनेगा राजन साहब? प्रदीप जी, आपने सही सवाल पूछा है कि आज इंडिया गठबंधन के साथ जिन पार्टियों ने निगोशिएशन किया, इंडिया गठबंधन में आने की कोशिश की, लेकिन उनका हमारे साथ कुछ तालमेल नहीं बना, जिसके कारण वो आज भारतीय जनता पार्टी के पास जाके भारतीय जनता पार्टी का चाटुगिरी करने का काम करते हैं, दलाली करने का काम कर रहे हैं। अभी आप जिन लोगों के नाम लिए, ये सारे लोग, इन सारे लोगों से महाराष्ट्र अवगत है सर। पिछले चुनाव में भी इन लोगों ने, सारे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का सुपारी लेकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने का, उनको मदद करने का काम किया था। आज वही लोग इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़ा करके वोटों का विभाजन कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और आपने जिस कोंकण की बात की, कोंकण तो शिवसेना उद्धव ठाकरे गढ़ का गढ़ रहा है। और आज भी भले उनके नेता जिनके नाम आपने लिए, ये सारे लोग का शिंदे गुट में चले गए होंगे, लेकिन शिवसेना का केडर आज भी मजबूत है सर। शिवसेना का केडर टूटा हुआ नहीं, नेता टूटा है, पार्टी टूटा है, लेकिन शिवसेना का जो केडर है वो आज भी मजबूत है और आज भी उसी ताकत के साथ उद्धव ठाकरे के साथ है। और हम महाविकास आघाड़ी के माध्यम से, इंडिया गठबंधन के माध्यम से 3 पार्टियां एक साथ है सर। और उसके साथ साथ सिविल सोसाइटीज के लोग हैं, कई सारी छोटे मोटी पार्टियां हमारे साथ है। और जिसके कारण जो महाराष्ट्र में जो अंडर करंट है ना सर, जो हम लोग देख रहे हैं, चुनाव प्रचार के माध्यम से हम अलग अलग जिले में जा रहे हैं, वहां पे देखने के बाद ना हम जो एक अंदाजा लगाया है कि महाविकास आघाड़ी को महाराष्ट्र में 36 से लेकर 38 के आसपास सीटें में जरूर जीत होगी सर। सुरेश चंद्र जी, एक चीज तो केरल के जो झगड़े चल रहे, राहुल गांधी जी खुलेआम बोल रहे कि पिनराई विजयन पे बीजेपी सॉफ्ट क्यों है, पिनराई विजयन जो सीएम है उसको अरेस्ट क्यों नहीं करते, पिनराई विजयन के खिलाफ ईडी छोड़ना चाहिए। तो ये खुलेआम, और पिनराई विजयन आप पे आलोचना कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी यहां से क्यों लड़ रहे हैं, जो जोड़ो यात्रा था वहां से कई अमेठी से लड़ते, वहां से लड़ते, हमें हराने के चक्कर में क्यों? बिकॉज आपने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया था। राहुल गांधी जी ने केरल में 19 आउट ऑफ 20 सीट्स आपने हासिल किया था। तो ये, मगर वहां पर आपको धक्का पहुंचा तो आपका जो पूरा है समीकरण बिगड़ जाएगा।
सुरेश चंद्र जी, बहुत अहम चीज है कि केरल में आपस के मित्रता होना चाहिए जीतने के लिए, क्या ये होगा? प्रदीप जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आज के तारीख में मोदी सरकार की ये सोच है कि जो जो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, गांधी परिवार के खिलाफ हमला करेगा उसको मोदी या मोदी की सरकार प्रोटेक्ट करेगी सर। और इसी भूमिका को लेकर वो लोग चलते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने जिन जिन नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप किए, उनके अलग अलग घोटाले सामने लाए, लेकिन वो सारे नेता जब भारतीय जनता पार्टी में गए, उनकी सरकार में गई, तो उनके खिलाफ ये सारी आलोचना, सारे भ्रष्टाचार के आरोप, सारे घोटाले बंद हो गए सर। और वो एकदम लेकिन साफ अमित शाह जी कहते हैं कि कोई भी केस बंद नहीं हुआ है। हाल ही में एक चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया जिसमें कहा एक केस बताओ जो बंद हुआ है, सारे केस चल रहे हैं अभी भी। सर बहुत सारे लोगों के ना क्लोजर रिपोर्ट आ गए सर। अजित पवार का क्लोजर रिपोर्ट आ गया, हसन मुशरीफ का आ गया, अनिल देशमुख का आ गया, प्रफुल्ल पटेल का आ गया। और दूसरी बात है सर, अमित शाह, ये बिल्कुल पॉलिटिकल स्टेटमेंट है उनका। अगर अमित शाह इस तरह की बात नहीं करेंगे और वो बोलते हैं कि कैप्टन क्लब हो गया, तो ये सारे लोग निकल जाएंगे सर। तो वो चाहते हैं कि इस तरह का स्टेटमेंट देके वो डर कायम इन लोगों के मन में रहना चाहिए, इसलिए वो इस तरह का स्टेटमेंट करते हैं सर। जी जी, लेकिन आप ये बताएं सर, ये बार बार जो बात आती है, आप भी बोलते हैं कि जो बीजेपी है वो अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, पिछड़ों के खिलाफ है, दलितों के खिलाफ है। क्या सबूत है पिछले 10 साल में कि दलितों के खिलाफ जो भी जुल्म हुए या दलितों के खिलाफ कुछ भी हुआ, उसमें कुछ बढ़ोतरी हुई हो? जो वो पहले नहीं होते थे और अब ज्यादा हो गए। पहले भी तो होते थे ना सर, जब आपकी सरकार थी तब भी होते थे। राजेंद्र जी। राजू जी, आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल पहले भी दलितों के ऊपर अन्याय हुए हैं, अल्पसंख्यक समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है ना, वो इन अत्याचारी को, बलात्कारियों को या ये अन्याय अत्याचार करने वाले लोगों के पीछे ताकत के साथ खड़े करने की, इस तरह की भूमिका कांग्रेस पार्टी ने कभी भी ली नहीं है। जिन जिन लोगों ने अत्याचार किया, अन्याय अत्याचार किया, लोगों को पीड़ित किया, दंडित करने का काम किया, ऐसे सारे अपराधियों को कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में उनको शिक्षित करने का काम किया, दंडित करने का काम किया, उनको पनिश करने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कभी भी नहीं किया। बिल्किस बानो के केस में आपने देखा होगा, उनके हत्यारे को जब रिहाई हुई तो इन लोगों ने पेड़ा बांटने का काम किया, उन आरोपियों के साथ, उन बलात्कारियों के साथ सर मंच भी साझा किया। आज किसान जब आंदोलन करता है, किसान के ऊपर गाड़ी लगाकर उनकी हत्या करने वाला टेनी मिश्रा, उसका बेटा अजय मिश्रा आज भी सर खुलेआम चल रहा है, पार्टी प्रचार कर रहा है। ये सब कहाँ से आता है सर? लेकिन एक चीज आपने जरा, मुझे लगता है थोड़ी सी गलती कर दी है, आपने अनिल देशमुख जी का भी नाम लिया। अनिल देशमुख साहब तो अभी तक शरद चंद्र पवार जी के साथ हैं। वो अजीत दादा पवार के गुट में कब आए? वो तो वही है। या आपको इनसाइड इन्फॉर्मेशन कहीं ऐसा तो नहीं आने वाले? नहीं सर, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब है, जिन जिन लोगों के नाम मैंने दिए या आपने नाम लिए, ये सारे लोगों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने सर आरोप लगाए हैं सर। तो इनको ईडी ने नोटिस भेजा है, ये जेल में चले गए हैं। ये सारे नहीं चल रहा है ना सर। अमित शाह जो बोल रहे वही बात है ना। अमित शाह बोल रहे हैं बहुत सारे। लेकिन अनिल देशमुख जी क्या अजीत दादा पवार साहब के पास आ गए हैं? वो तो अभी वही है, शरद पवार साहब के साथ ही। शरद पवार जी के साथ ही है सर। तो जाने मैं जरा कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा ये क्या हो गया। नहीं। लेकिन राजू जी, दूसरा बात यह है कि जो दलित अत्याचार हो या अल्पसंख्यक समाज के ऊपर जो अन्य अत्याचार की आपने बात किया ना, ये मेरा कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस ने इन अपराधियों को दंडित करने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी ने उनको बचाने का काम किया, उनका मनोबल बढ़ाने का काम किया। और आज वो खुलेआम संसद भवन में भी अबे कटेले इस तरह की भाषाओं का प्रयोग होने लगा सर। लोग खुलेआम हिंदू राष्ट्र की बात करने लगे। कांग्रेस ने कभी हिंदू राष्ट्र की बात नहीं की सर। कांग्रेस ने इस देश में रहने वाले हर एक इंसान को एज अ भारतीय देखा और उनका सम्मान करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के
दलित, अल्पसंख्यक और अदर रिलीजन वाले लोगों को कभी भी अपना माना नहीं है। ये लोग केवल मगर मोदी जी यही बोल रहे कि आप हमेशा, आप अभी अभी हिंदुत्व विचारों से दूर अभी निकले। बोले महात्मा गांधी जी जब कांग्रेस में थे तो राम राज्य की कल्पना करते थे, राम राज्य बोलते थे। इंदिरा गांधी हमेशा रुद्राक्ष की माला, मोदी जी का कहना है रुद्राक्ष की माला पहन के इंदिरा गांधी हमेशा रहता था, शी यूज्ड टू ऑलवेज बी विद रुद्राक्ष माला। आज आप तुष्टीकरण के राजनीति के लिए, तुष्टीकरण के अपीसमेंट पॉलिटिक्स के लिए हिंदुत्व से बहुत दूर चले गए आप, ये मोदी जी का आरोप है आप पर। प्रदीप जी, मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी क्या बात करती है उसको ऊपर 100% भरोसा करने की जरूरत नहीं है। आपको मालूम होगा कि आजादी के बाद इस देश में कांग्रेस ने कई सालों तक सत्ता में रहे लोगों के लिए काम किया, और आपको मालूम होगा कि इस देश का संविधान ये कांग्रेस पार्टी ने इस देश को दिया है, जिस संविधान को देश का सर्वश्रेष्ठ संविधान माना जाता है। और संविधान ने ये सारे लोगों को अधिकार देने का काम किया है। इसका मतलब क्या होता है सर कि नरेंद्र मोदी जी जो बोल रहे हैं ना, अभी आप हिंदू राष्ट्र के अलग वो विचारों से हो गए, ये सब गलत है। अगर हम लोग पहले से इस तरह की सोच लेके चलते तो इस तरह का देश का जो सर्वश्रेष्ठ संविधान है जिनको पूरे वर्ल्ड ने माना है, वो संविधान में हम ये सारी बातें नहीं डालते थे सर। जी, तो मोदी जी का ये कहना है कि राम धुन के साथ सारी कांग्रेस की मीटिंग शुरू हुआ करती थी, रघुपति राघव राजा राम ऐसा बोलते थे, और गांधी जी हमेशा श्री राम को अपने हर भाषण में लेकर के आते थे, राम राज्य की बात हमेशा करते थे, और यही कहते थे कि राम राज्य तभी आएगा जब गरीब से गरीब शख्स जो है उसका पेट भरा हुआ होगा भारत में, तब आएगा राम राज्य। तो आपके ऊपर आरोप, जैसा प्रदीप जी ने कहा, यह है कि आप गांधी जी को भी आप भूल गए, महात्मा गांधी जी को भी भुला दिया है आप लोगों ने, और एक बार फिर पुनर्जीवित किया है गांधी जी को भी मोदी जी ने। जी, नरेंद्र मोदी जी की यही तो चालाकी है सर। आपने सही भाषा में राम राज्य का विश्लेषण किया है। राम राज्य इस तरह का कांग्रेस ने कभी भी नहीं दिया, जहाँ पे किसान आंदोलन करता है और उनके हत्या की जाती है। कोई मंदिर में दलित जाता है तो उसको खून किया जाता है, कोई अपने अधिकारों की बात करता है तो उसको जेल में डाला जाता है। इसे राम राज्य नहीं कह सकते, इसको विनाशकाल कहा जाता है सर। तो मुझे ऐसे लगता है कि कांग्रेस ने कभी भी इस तरह के राम राज्य का सपना भी नहीं देखा, इस तरह के राम राज्य की भाषा भी नहीं बनाई, और इस तरह का कभी सोचा भी नहीं है सर। ये इनका राम राज्य है जहां पर लोगों के ऊपर जुल्म किए जाते हैं, अन्य अत्याचार किए जाते हैं, और इसको ही ये लोग राम राज्य समझते हैं सर, जो देश के लिए हानिकारक है। और आने वाले चुनाव में लोगों का जो रोष है, इनके खिलाफ जो नफरत है, वो बयां कर रहे हैं कि इन्होंने 10 साल में देश का जो विभाजन करने का काम किया, देश में जाति धर्म को बांटने का काम किया, उसके खिलाफ लोग हैं और उनको पराजित करेंगे सर लोग। आपको लगता है लोग पराजित करेंगे? चलिए, सुरेश चंद्र राजन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं आप, तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो तो मुझे दिख रहा है। खुद आपके व्यक्तिगत तौर पर मैं ये कह सकता हूँ अपने दर्शकों को, सुरेश चंद्र राजन जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, पूरे मुंबई शहर में अलग अलग जगह भी जा रहे हैं, पूरे देश में भी अलग जगह जा रहे हैं, लेकिन बाकी कांग्रेसियों के लिए मैं नहीं बोल सकता, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, पक्का है, इसमें कोई दो राय नहीं। कीप इट अप, कीप अप द गुड वर्क। और मैं उम्मीद करता हूँ सर, वो जो अपनी जो नॉर्थ सेंट्रल वाली जो सीट है, अभी उसके ऊपर निर्णय हुआ कि नहीं हुआ अभी तक? वो आज नहीं तो कल में नॉर्थ सेंट्रल का हमारा उम्मीदवार डिक्लेयर किया जाएगा सर। कौन है, जरा हिंट दे दीजिए। नहीं सर, हाईकमान जो निर्णय लेगी, कांग्रेस में दिल्ली से सब होता है सर, मुंबई में नहीं होता है। नहीं तो लेकिन जो उन्होंने जो अनाउंस कर दिए हैं, क्या नाम है उनका सर? आनंद देसाई, क्या नाम है उनका? अनिल देसाई। हाँ जी, अनिल देसाई, अनिल देसाई, जी हाँ। तो सुनने में तो यह आया है कि मतलब वहां से तो अगर वर्षा ताई खड़ी होती है तो एकदम फौरन जीतती हैं, ये पक्का है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो देसाई साहब को वहां से खड़ा करने का क्या मतलब हुआ? नहीं सर, ये तो 100% आपने सही बात कही, क्योंकि कांग्रेस का जो साउथ सेंट्रल जो मतदार संघ है ना, ये गढ़ रहा है। यहाँ पे गायकवाड़ फैमिली का बहुत बड़ा वहाँ पे कंट्रोल है और लोगों की बहुत बड़ी टीम है सर, और वो लगातार यहाँ से काम करते हैं, और हमें उम्मीद थी, आज भी हमें उम्मीद है सर, जब तक क्योंकि हमने देखा वो जो आप लोगों ने वो जो रीडेवलपमेंट की स्कीम है उसके खिलाफ जो जुलूस निकाला गया, आप लोगों ने जो मीटिंग वहां पर ली, लाखों की तादाद में लोग बाहर आए, वो तो जबरदस्त था। है सर। हाँ, करेक्ट सर,
वर्षा गायकवाड़ ये जो लोगों के साथ रहने वाली नेता है और वो लोगों के लिए रात दिन अवेलेबल है सर। और इसके कारण हमें उम्मीद थी कि साउथ सेंट्रल से हमें उम्मीदवारी करने का मौका मिले और ये ऐसा होता तो साउथ सेंट्रल से इंडिया गठबंधन का जो उम्मीदवार हमारा होता वो 100% जीतता था। और इधर से अपनी प्रिया दत्त वाली जो सीट है उधर से प्रिया दत्त जी इस बार खड़ी हो रही उम्मीदवारों है का नहीं सर, आजकल में उम्मीदवार की घोषणा होगी, उसके बाद पूरा ताकत लगाया जाएगा सर। नहीं, प्रिया दत्त इस बार खड़ी हो रही है कि नहीं चुनाव में? चल रहा है सर, बहुत सारे लोगों के नाम चर्चा में है। संजय दत्त जी की भी बात हो रही है। वैसे कानूनन तो मुझे नहीं लगता कि वो खड़े हो सकते हैं। खड़े हो सकते हैं क्या कानूनन? क्योंकि उनको तो सजा हो गई ना 7 साल की। जहां तक मेरा ख्याल है नहीं हो सकते, जहां तक मैं समझता सर हूं। मुझे मालूम नहीं है सर, ये कहा कि आपके पास नाम आ गया जी हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन हाईकमांड जो है हमारा डिसीजन लेगा ये दोनों सीटों के ऊपर, और जो भी उम्मीदवार होगा उसको पूरे ताकत के साथ हम लोग सर जिताने की कोशिश करेंगे सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, और इसी तरह काम करते रहें। बहुत अच्छा, अच्छी तरह मेहनत कर रहे हैं आप, देख रहे हैं हम लोग, वेरी इम्प्रेस्ड। सुरेश चंद्र राजन जी नमस्कार, थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू प्रदीप जी। नमस्कार। Well, I hope the Congress does something, because at the moment it doesn't seem like it. Very frankly speaking, notwithstanding anything and everything, then Mr. राहुल गांधी might be saying, राहुल गांधी साहब के मन में लग रहा होगा, कांग्रेसियों ने और बाकी सब लोगों ने, इंडिया अलायंस के जितने लोग हैं, उन्होंने ये ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर न जाने क्या कुछ कहना शुरू कर दिया है कि बीजेपी की सिर्फ 150 सीटें आएंगी, 150 सीटें आएंगी। मुझे मतलब हाउ, आई डोंट अंडरस्टैंड। It's a good last ditch efforts for the Congress. I mean, they should be doing that. Social I agree media, with they you. have to storm the social media. Well, they've done it for the first time. Yes. Let's ask Mr.